सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मार अली जान की पाथ ब्रेकिंग किताब रूल बाय फियर के आखिरी 2 थीसिस पर। इससे पहले की 3 एपिसोड्स में मैंने आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों पाकिस्तान हर वक्त एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी अपनी तारीख के नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा होता है, किस तरह मिलिट्री हमारी डेमोक्रेसी और मुल्क को कंट्रोल करती है। फिर हमने पाकिस्तान में क्लास वॉर्स को डिस्कस किया था, हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कशन की थी, और फाइनली अपनी लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी सेडिशन के ऊपर यानी कि गद्दारी के ऊपर और हमारे मॉरल क्राइसिस के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कहा तो जाता है कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, लेकिन दरअसल यहां पर राज चलता है एलीट्स का, ओलिगार्क्स का, जो पूरे मुल्क को और हमारी आवाम को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो सब मसाइल हैं इनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो इस किताब का 7वां थीसिस है डेफर्ड डेमोक्रेसी, जिसके स्टार्ट में ही अम्मार अली जान अपनी तोपों का रुख करते हैं बहरिया टाउन और मलिक रियाज पर। उनका कहना है कि बहरिया टाउन पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना है, जिसके आगे बड़े से बड़ा शख्स ढेर हो जाता है, क्योंकि बहरिया टाउन और मलिक रियाज के पास पावर है पैसे की, फ्रॉम विच दे कैन बाय एब्सोल्युटली एनीवन। तो लोगों को दिखाने के लिए है ना, असल खिलाते तो आप मुख्तदिर लोगों को है। मैं नहीं कहता कि मैं लोगों को खिलाता नहीं हूँ या मैं खिलाता हूँ। पाकिस्तान का निज़ाम ही खिलाना है अगर आपने आगे बढ़ना है। अगर सच बोलना है तो कोई काम पाकिस्तान में पैसे के बगैर नहीं होता। अब दोस्तों, मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है कि हमेशा प्रॉब्लम की जड़ तक, उसकी रूट तक पहुंचा करें। अब सवाल ऑब्वियस ये बनता है कि क्यों ये हाउसिंग सोसाइटीज और ये जो एलीट्स हैं ये हमेशा लॉ के ऊपर, कानून से ऊपर चलते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन बेसिकली ये एक ओलिगार्की है। ओलिगार्की दरअसल गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ रूलिंग एलीट और स्टेटस को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस स्टेटस को में बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, जमींदार और एलीट शामिल होते हैं। एक ओलिगार्की में कानून तो मौजूद होता है, लेकिन उस कानून को किस तरीके से अवॉइड करना है, किस तरीके से उसके साथ खेलना है, इन एलीट्स को बखूबी उसका अंदाजा होता है। एंड दे ऑलवेज अवॉइड द लॉ बिकॉज दे सेल अबव द लॉ। अच्छा, बात यहां तक रहती तो समझ आती, लेकिन ये जो ओलिगार्क्स हैं ये अवाम की नफ्सियात के साथ, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। अक्सर औकात कुछ मूवमेंट्स इन एलीट्स को चैलेंज करती हैं, लेकिन ये जो आमराना निजाम है ये इन मूवमेंट्स को, इन तहरीकों को दबा देता है और कहता है कि ये फेल तहरीक है, ये बोगस बातें हैं। अब होता यह है कि ये लोग एक्चुअली अवाम के सबकॉन्शियस के साथ खेलते हैं, हमारी नफ्सियात के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। अक्सर औकात आप अपने दोस्तों यारों के साथ या फैमिली के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात जरूर कहते होंगे कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, ये स्टेटमेंट खुद ब खुद हमारे जहनों में नहीं आती, ये बहुत ही केयरफुल तरीके से हम पाकिस्तानियों के जहनों में प्लांट की जाती है, सो दैट वी बिकम होपलेस और हमेशा ये कहते रहें कि पाकिस्तान का वाकई कुछ नहीं हो सकता, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का बहुत कुछ हो सकता है अगर अवाम अपने आप को अवेयर कर ले, एजुकेट कर ले, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखे, दुनिया के साथ चलने की हिम्मत रखे, तो पाकिस्तान प्रॉस्परस हो सकता है। लेकिन यही तो बात है जो स्टेटस को नहीं चाहती। दे वांट टू कीप पाकिस्तान इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ इमरजेंसी, एक धक्का स्टार्ट मोड में, जिसमें फायदा सारा एलीट उठाए और अवाम 272 रुपए पर लीटर का फ्यूल खरीदती रहे। स्टेटस को की कामयाबी ये होती है कि वो हर कीमत पे, हर कंडीशन में अपने मफादात को, अपने बेनिफिट्स को बचाती है। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल यह बनता है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि भाई इसका कोई हल भी है या हमेशा जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजरती रहेगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं इस किताब के आखिरी थीसिस की जानिब, जिसका टाइटल ही यह है कि व्हाट इज टू बी डन, अब करना क्या है। इस थीसिस में जो उन्होंने बातें की हैं वो पहले मैं आपको समझा देता हूं और आखिर में इस पर कमेंट करेंगे। यहां पर मैं एक और बात बताता चलूं कि अम्मार अली जान ने जो इसमें बातें की हैं उस नैरेटिव से मैं पर्सनली अग्री नहीं करता, लेकिन उनके जो दलाइल हैं उनको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना जरूरी है। और यही एक पढ़े लिखे दिमाग, एक मैच्योर माइंड की पहचान होती है कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। अगर अम्मार अली जान की किसी बात से मैं अग्री नहीं करता तो ये नहीं बनता कि मैं उनको घर से उठा के ले जाऊं। सो बी इट, डिस्कोर्स होना चाहिए सोसाइटी में, गुफ्तगू होनी चाहिए सोसाइटी में, मुकालमा होना चाहिए सोसाइटी में, ओपोजिंग ओपिनियंस होना चाहिए और हर किसी को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करना चाहिए।
वो लिखते हैं कि जो अंग्रेज था ना, वो मॉब से बहुत डरता था। मॉब होता है लोगों का हुजूम जो यूजुअली वायलेंट होता है। अब इस मॉब से बचने के लिए अंग्रेज अलग अलग हथकंडे अपनाता था, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त हथियार होता था टीयर गैस। टीयर गैस के बारे में 1936 में जो पंजाब के आईजी थे, उन्होंने इंडिया के अंडर सेक्रेटरी को एक खत लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि टीयर गैस इतनी शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त जलन करती है आंखों में, नाक में और जिल्द में, जिसके बाद इंसान कोई काम नहीं कर सकता और उसके पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो इस जगह से निकल जाए। ये गैस हुजूम यानी क्राउड के मोमेंटम को तोड़ती है। मिलिट्री फोर्स की असल हिकमत अमली होती ही क्राउड को तोड़ना है। ये जो फलसफा है लोगों को डिस्पर्स करने का, फैलाने का और एक कलेक्टिव फोर्स ना बनने देने का, ये आजकल पुलिस मैनुअल्स का हिस्सा बन गया है। स्टेट के लिए मुश्किल वो लोग खड़ी करते हैं जो एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन कमिटमेंट और एक कॉमन थ्योरी के पीछे सरपट भाग रहे होते हैं। स्टेट का काम यह होता है कि काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्स तैयार करना, यानी कि इस इनकलाब के खिलाफ एक फोर्स खड़ी करना जो इसको दबा सके। अम्मार लिखते हैं कि रियासत के इस जबर से बचने के लिए, इस गले सड़े निजाम को बदलने के लिए हमें एक रैडिकल आइडिया की जरूरत है, एक ऐसी थॉट जिसके अराउंड लोग गैदर हो सकें, जमा हो सकें। और क्योंकि वो एक लेफ्टिस्ट हैं तो वो ऑफ कोर्स लेफ्टिस्ट थॉट को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन जबरदस्त बात अम्मार की यह है कि वो लेफ्टिस्ट थॉट को भी क्रिटिक करते हैं। ही इज नॉट हेड ओवर हील्स इन लव विद कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पर यह मूवमेंट चाहे फेल हो गई हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस मूवमेंट को भी इवॉल्व होना चाहिए, उन पॉपुलर आइडियाज को रीएक्टिवेट करना चाहिए और उनकी स्ट्रगल को सेलिब्रेट करना चाहिए। अक्सर लोग लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सो आज आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। वैसे तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, डेंस टॉपिक है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट इन अ नटशेल ये जो लेफ्ट और राइट की टर्म है, इसको पहली दफा यूज किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और इसका ताल्लुक था जो फ्रांस में स्टेट्स जनरल थी, जिसको आप असेंबली समझ लें, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट से। जो असेंबली के लेफ्ट साइड पे बैठते थे वो मोनार्की को ओपोज करते थे, यानी कि उसके खिलाफ थे, और रेवोल्यूशन यानी इनकलाब को सपोर्ट करते थे। दे ऑल्सो बिलीव इन द सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लो इंटेलेक्ट होने की वजह से, मामलात की गहराई की समझ ना होने की वजह से, हमारे यहाँ जो सेकुलर का मतलब लिया जाता है वो बिल्कुल गलत है, और जो उसको पढ़ाने वाले हैं उनको भी इस लफ्ज का मतलब नहीं पता होता, जिसकी वजह से पब्लिक इन जनरल इस सेकुलर थॉट को अपोज करती है, नफरत करती है। लेकिन एक थॉट मैं आपके पास छोड़ के जाता हूं, याद रखें कि सेकुलराइजेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। कमिंग बैक टू द राइट, राइट विंग के वो लोग होते थे जो असेंबली के राइट पे बैठते थे। ये लोग जो रिवायती इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको सपोर्ट करते थे, और इनकी सोच कंजर्वेटिव थी। वो लेफ्टिस्ट होने के बावजूद लेफ्ट के ऊपर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि जो पुराना थियोरेटिकल टेक्स्ट है उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से इवॉल्व करना होगा ताकि मूवमेंट के अंदर डेप्थ आ सके। उनका कहना है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है कि जो शख्स या मूवमेंट गरीबों की बात करती है, उनके हुकूक की बात करती है, स्टेटस को चैलेंज करने की बात करती है, रियासत उसको अपना दुश्मन समझती है, एंड दे कंसिडर देम टू बी डेंजरस। उनके बारे में कहा जाता है कि ये आउटसाइडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं और खतरनाक हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट यूनियंस ऑलमोस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से खत्म हो गई हैं। किसान की, हारियों की, गरीबों की मूवमेंट्स भी दम तोड़ गई हैं। लेबर राइट मूवमेंट्स भी सस्पेंड हो चुकी हैं। इसकी आपको रीजंस पता है? इसको समझाने के लिए आई विल टेक यू बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने बात की थी कि क्यों पाकिस्तान मुसलसल एक परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रहता है। होता यह है कि ये जो रूलिंग एलीट है ना, ये जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग पावर आर्किटेक्चर है, इसमें कोई भी इधर उधर की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। दे इंश्योर दैट पावर स्टेज इन द राइट कॉरिडोर्स। जो इसमें शिरकत करने की कोशिश करता है, दे आर टेकन टू द क्लीनर्स। वो लिखते हैं कि जो रूलिंग एलीट की रॉ पावर है, इसका मुकाबला सिर्फ एक काउंटर फोर्स कर सकती है, जिसकी वैल्यूज बेस्ड हो इक्वालिटी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर और डिग्निटी के ऊपर। जो मॉडर्न दुनिया में मूवमेंट्स या अपहीवल्स कामयाब हुई हैं, वो मैस रिवोल्ट से ही हुई हैं। चाहे वो लिबरल डेमोक्रेसी हो अमेरिकन रेवोल्यूशन के केस में, रिपब्लिकनिज्म हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस में, या फिर एंटी कॉलोनियलिज्म हो हेटियन रेवोल्यूशन के केस में। यहीं पर अम्मार और मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, बिकॉज आई बिलीव इन रेफर्मेशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि अम्मार ने रेफर्मेशन और रेवोल्यूशन को साथ साथ चलाया है। मेरा पर्सनल बिलीफ यह है
कि हम लोग अब किसी इनकलाब का इंतजार नहीं कर सकते और ना ये इनकलाब आएगा, लिहाजा लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। अपनी कौम के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी लेकर आए, लोगों को अवेयर करें, एजुकेटेड करें, सो दैट पीपल कैन मेक डिसीजंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। जब लोगों में शऊर आएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, अपनी स्किल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान के मसले हल होते चले जाएंगे। अगेन सवाल ये बनता है कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, स्पेशली जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, ये कामयाब क्यों नहीं हो पाती? शुरू में तो दे शो प्रॉमिस बट इवेंचुअली दे फिजल ऑफ। इसकी एक वजह यह है कि दे फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्व्स, क्योंकि ये लोग यूजुअली इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनते और अपनी तहरीक को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से पैरेलल चलाते हैं। इसी तरह ये जो लेफ्ट की मूवमेंट्स है, ये किसी एक ही एजेंडे पे फोकस करके अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल इश्यूज। जब तक इन सोशल मूवमेंट्स की मैरिज नहीं होगी, शादी नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये मूवमेंट्स कभी भी कामयाब नहीं होंगी। ऑर्गेनाइज्ड, यूनाइटेड, डिसिप्लिन एंड अवेयर पीपल हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म दिस नाइटमेयर। हमारे मुल्क में अगर लोग एक जगह जमा हो जाएं, अपने आप को अवेयर कर लें, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं, अपनी सिचुएशन को किस्मत का नाम ना दे के उसके ऊपर पूरी जिंदगी ना गुजारें, तो हम इस ड्रोने ख्वाब को बदल सकते हैं। वी नीड टू थिंक ऑफ बोल्ड आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म आवर बिलवेड कंट्री। वीडियो के आखिर में मैं आपको परवीन शाकिर की एक कमाल की स्टेटमेंट बयान करना चाहूंगा, जो उन्होंने कही तो कराची के बारे में थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे मुल्क की सिचुएशन से जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा था कि कराची एक ऐसी बिस्वा है, बिस्वा का मतलब प्रोस्टिट्यूट या जिस्म फरोश औरत। कराची एक ऐसी बिस्वा है जिसके साथ पहाड़ों, मैदानों और सहराओं से आने वाले हर साइज के बटवे का आदमी रात गुजारता है और सुबह होते ही उसके दाहिने रुखसार पर जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और अगले गाल की तवक्को करते हुए काम पर निकल जाता है, अगली रात के नशे में सरशार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.